नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम समझेंगे क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। देखिए, हमने लाइन बाय लाइन अध्याय को पूरी तरह समझ लिया है और आज हम उसका क्विक रिवीजन करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि आपका कोई भी फैक्ट पूरे अध्याय से न छूटे। अगर आपके पास टाइम है और आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और सबसे पहले लाइन बाय लाइन पूरे अध्याय को समझिए और फिर उसके बाद ये समरी वीडियो कीजिए। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके पास टाइम कम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है और ये वीडियो देखने के बाद पाठ के आधार पे आपसे कोई भी फैक्ट नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का अध्याय स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, लेसन का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और उनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं या फिर कर सकते हैं, ये अध्याय का नाम। उसके बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है पाठ के स्टार्टिंग में ही, तो वो होता है कि व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, कि जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, किन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। Natural resources are things from nature that help humans like water, air, trees, soil। कि नेचुरल रिसोर्सेज है ना, वो चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं जो मानव की सहायता करती है, मतलब मानव के उपयोग में आती हैं। भी कोई भी चीज़ जो प्राकृतिक है, उससे पहले ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि प्राकृतिक चीज़ें कौन सी है। हमारे चारों तरफ, ऑल अराउंड, हमारे चारों तरफ कोई भी वो चीज़ जो मैन मेड नहीं है, मतलब मैन मेड को छोड़ के हमारे चारों तरफ जो भी चीज है वो सारी नेचुरल चीज है, वो सारी प्राकृतिक है। आपको आई बात समझ में कि नेचुरल थिंग क्या होती है, प्राकृतिक चीज क्या होती है, कि हमारे इन्वायरमेंट में वो हर वस्तु जो मानव ने नहीं बनाई है तो फिर किसने बनाई, वो नेचर के द्वारा बनी हुई है, अपने आप बनी हुई है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल थिंग, भी प्राकृतिक वस्तु। तो यहाँ पे प्राकृतिक वस्तु नहीं है, प्राकृतिक रिसोर्सेज है। और यहाँ प्राकृतिक रिसोर्सेज का मतलब होता है वो कोई भी चीज, प्राकृतिक चीज जो मनुष्य की हेल्प करे, मनुष्य के काम आए, वो सब क्या कहलाती है, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाती है। क्या आपके क्लियर हुआ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? कोई भी प्राकृतिक चीज, एनी नेचुरल थिंग विच हेल्प ह्यूमन, जो ह्यूमन के काम आए, ह्यूमन के सहायक सिद्ध हो। उसके बाद है कि व्हेन डज नेचर बिकेम रिसोर्सेज। अब हम एक नेचर को, कोई नेचुरल चीज है, उसको रिसोर्स कब कहेंगे। आपने एक छोटी सी डेफिनेशन तो अब तक आपके माइंड में सेट हो चुकी है कि वो कोई भी चीज, जो नेचुरल चीज जो मानव के काम आए, वो रिसोर्स होता है। लेकिन उसके बाद भी क्या कुछ कंडीशन है, वो चीजें उस चीज में होनी चाहिए। तो हम देखते हैं अभी, when we start using things from nature to live, make something new, they became resource। उसने कहा जब हम किसी चीज को नेचर से प्राप्त करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो वे चीजें संसाधन कहलाती हैं। भी क्या कहलाती हैं? संसाधन। कोई भी चीज जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं और हम उसे अपने काम में लेते, उपयोग करते हैं, तो वो संसाधन कहलाती है। भी ए थिंग बिकेम्स रिसोर्स ओनली इफ, ये रिसोर्स कब बनेगी? जब इसमें ये चीजें होनी चाहिए, हमारे काम की ये चीज। चलो ठीक है, हमने बता दिया कि वो रिसोर्स हो सकती है, लेकिन वो रिसोर्स कब कहलाएगी? जब उसमें ये तीनों चीजें आपकी होंगी। वो तीनों चीज कौन सी है? कि जब वो इट इज अवेलेबल थ्रू टेक्नोलॉजी, कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि हम उसका इस्तेमाल कर सके। भी क्लियर है? अब आपके पास मान लेते हैं कि कोई पेड़ है बहुत बड़ा, आपको फर्नीचर वगैरह लकड़ी चाहिए, लेकिन आपके पास एक ऐसा टाइम था कि आपके पास कुल्हाड़ी नहीं थी, उस पेड़ को काटने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो क्या पेड़ वो रिसोर्स था? नहीं था। नेचुरल चीज थी पेड़, चलो ठीक है, लेकिन हमारे हम काम तो उसको नहीं ले पाए, तो वो नेचुरल रिसोर्स नहीं था। बहुत समय पहले आपको जैसे कोयला मिल गया, लेकिन आपको पता नहीं था आग कैसे जलानी है। भी
कैसे कोयले का हम प्रयोग करें, हमारे पास कोई टेक्निक नहीं थी कि उसको अंदर से कैसे खोद कर बाहर निकाले। तो क्या उस टाइम में वो रिसोर्स था? बिल्कुल भी उस समय वो रिसोर्स नहीं था। तो पहली चीज, हमारे पास कोई भी अगर नेचुरल चीज है वो हमारे काम की है तो उसको प्रयोग करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इट इज अवेलेबल थ्रू टेक्नोलॉजी, तकनीकी रूप से में मिलना चाहिए भी। दूसरा, इट इज चीप और अफोर्डेबल, मतलब ये इतना ज्यादा महंगा भी नहीं हो कि हमारी पहुंच से बाहर हो जाए भी। क्लियर है? तो ये क्या सस्ता होना चाहिए। इट इज एक्सेप्टेबल इन कल्चर भी, कि ये संस्कृति में स्वीकार हो, कि समाज में स्वीकार हो कि हम उस चीज को क्या कर लें, प्रयोग में ले लें। ठीक है। अब वही एक पेड़ का मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि हमें लकड़ी जलानी है, किसी पेड़ से काटकर हम लाएंगे, लेकिन एक पेड़ है, कहीं पे एक पेड़ लगा हुआ है और वो धार्मिक मान्यताओं से बंधा हुआ है कि लोग इसकी पूजा करते हैं, तो क्या हम उस पेड़ को काट सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी हम उस पेड़ को नहीं काट सकते। तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए? आपको मैंने तीनों चीजें बता दी कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसके द्वारा हम उस चीज को प्राप्त कर सके। दूसरा, वो चीज सस्ती होनी चाहिए, ये नहीं कि उसमें वो चीज अगर हो उसका, जैसे पेट्रोल है, अब हमें जो पेट्रोल हम खरीदते हैं वो क्या है, आपका 100 रुपीज लीटर है, और मान लेते हैं हमें कहीं पेट्रोल मिल गया लेकिन उसको निकालने की कीमत 2000 रुपए पर लीटर आ रही है, तो क्या ये पेट्रोल जो अब निकला है जिसकी निकालने की कीमत 2000 रुपए पर लीटर है, क्या हमारे लिए रिसोर्स कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। नेचुरल रिसोर्स ये नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। तो ये तीनों चीज़ें आपको रिसोर्स में शामिल करनी पड़ेगी। अगर ये तीनों चीज़ों पे आप टिक कर दोगे कि हाँ ये चीज़ इसमें है, ये चीज़ इसमें है, वो नेचुरल रिसोर्स कहलाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपको अब समझना है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम करेंगे बेस्ड ऑन यूज, कि उनके प्रयोग के आधार पे कि वो कितने प्रकार के होते हैं, ये चीजें आपको जाननी है। तो प्रयोग के आधार पे सबसे पहला है कि एसेंशियल फॉर लाइफ, कि वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो लाइफ के लिए, धरती पर जीवन के लिए जरूरी है, तो वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके एयर, वाटर, सोयल, फूड। आपको समझ में आ गए कि आपको सारे क्या, जैसे आपके नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपके सारे नेचुरल रिसोर्सेज है और हमें इसे बांटना है। क्या करना है? बांटना है। तो इसमें एक आपका मान लेते हैं हवा आ गया, पानी आ गया, और आपका लोहा आ गया, और आपका कोयला आ गया। ठीक, मान लेते हैं सिर्फ हमारे पास यही नेचुरल रिसोर्सेज सपोज कर लिया, तो हमने इनको 3 कैटेगरी में बांट दिया। पहली कैटेगरी जो जीवन के लिए जरूरी, उसमें कौन सा आ जाएगा? हवा और पानी। क्लियर है बात? उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, यही आपको एक बार समझा देता हूं, एनर्जी वाले भी, जो हमें ऊर्जा देते हैं वो रिसोर्सेज भी, जैसे आपका कोयला आ गया, भी पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, ये सारे क्या है? एनर्जी रिसोर्सेज। और बीच में मटेरियल रिसोर्सेज। कौन सा? मटेरियल। मटेरियल रिसोर्सेज में क्या होता है कि वो रिसोर्सेज जिनसे हम कोई दूसरी चीज बनाते हैं, जैसे हमें कुल्हाड़ी बनानी, कोई औजार बनाना, तो किससे बनाएंगे? लोहे से। आभूषण बनाना है, सोने से। तो वे आपके हैं मटेरियल रिसोर्सेज। अब उनको समझिए आप, समझ में चीजें आपको आ गई होगी। दूसरे हैं मटेरियल रिसोर्सेज जिनको हम बोलते हैं फॉर मेकिंग मटेरियल्स, कि यूज के आधार पे है ना, तो वस्तुएं बनाने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे वुड है, पत्थर है, मेटल है, वो आपके मटेरियल रिसोर्सेज कहलाएंगे। आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? आप लास्ट तक इस वीडियो को देख लेना, आपका पार्ट से कोई भी फैक्ट नहीं छूटेगा। फिर तीसरा टाइप है फॉर एनर्जी, जैसे सनलाइट है, विंड है, कोल है, पेट्रोल है, इन सब से हम क्या है? एनर्जी प्राप्त करते हैं। ये चीजें क्लियर हुई आपको कि उपयोग के आधार पे रिसोर्सेज के कितने प्रकार हैं, उपयोग के आधार पे संसाधनों के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आप बताइए, जीवन के लिए उपयोगी, एसेंशियल फॉर लाइफ। पता है आपको कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल आएंगे?
फॉर मटेरियल कि वस्तुएं बनाने के लिए जो संसाधन होते हैं वो, ये भी आपको क्लियर हुआ। और तीसरा फॉर एनर्जी, ऊर्जा के लिए संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज इनको बोलते हैं। ये उपयोग के आधार पे बांट दिए। अब दूसरा है बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी भी, मतलब कि उनके नए बनने के आधार पे, कि वो नए कितने जल्दी बनते हैं भी, नए बनने के आधार पर भी, नए बनने के आधार पर। नए बनने के आधार पे कैसे कि दो प्रकार के आपके यहाँ पे हो गए संसाधन जो नए बनने के आधार पे, उनके समय के आधार पे है कि वो, सबसे पहले देखिए दो एग्जांपल दिए आपके, एक रिन्यूएबल सोर्सेज भी, रिन्यूएबल भी मतलब कि वो कैन जनरेट नेचुरली भी, क्या कर सकते हैं वो नेचुरली, जल्दी से, यहां क्विकली वर्ड ऐड करना है बेटा, क्या करना, क्विकली, कि वे रिसोर्सेज जो क्या करते हैं जल्दी से रीजनरेट हो जाते हैं। जैसे आपने पेड़ है, लकड़ी काट ली, अब पेड़ है आपका 5-10 सालों में दोबारा से, अगर आप पौधा लगाएंगे दोबारा से पेड़ बन जाएगा। आपने सोलर एनर्जी है, आज यूज की, कल सूर्य निकलाएगा फिर दोबारा आ जाएगी। हवा है चलती रहती है, पानी है जल्दी से फिर आ जाता है, बारिश के रूप में वापस आ जाता है। तो ये क्या है आपके रिन्यूएबल जो रीजनरेट नेचुरली क्विकली हो जाए भी, रीजनरेट या नेचुरली की जगह आप क्विकली कर लेना, कि जो जल्दी से क्या हो जाए, रीजनरेट हो जाए, वो क्या होते हैं आपके रिन्यूएबल भी। क्लियर है बात, यहाँ पे समझ में आ गई रिन्यूएबल आपको। फिर हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल, जैसे सनलाइट है, विंड है, रिवर वाटर है, फॉरेस्ट है, इफ प्रोटेक्टेड, यदि उनको प्रोटेक्ट रखा जाए तो भी ये रिन्यूएबल सोर्सेज में आते हैं। ये चीजें क्लियर हुई आपकी। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल की भी, अनवीकरणीय भी, नाम ही नवीकरणीय देखिए भी, जो नए बन जाए जल्दी से भी, जिनको बनने में कम समय लगता है नवीकरणीय। ए का मतलब होता है ना भी, क्या होता है ना, कि ये दोबारा से नवीकरणीय जो बहुत धीरे धीरे बनते हैं भी और सीमित है भी, इनकी मात्रा क्या है, सीमित है, कि इनमें दो ही चीज है, बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है और इनकी मात्रा सीमित है। हमने अध्याय में पढ़ा था यदि कोयला आपका बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं, पेट्रोल बनने में इनकी मात्रा सीमित है। और हमने अध्याय में पढ़ा था कि अगर हम इसी प्रकार से कोयले का प्रयोग करते रहे तो आने वाले 50 सालों में भारत में कोयले का भंडार समाप्त हो जाएगा। ये चीजें क्लियर हुई। इनके एग्जाम कोल, पेट्रोल, गोल्ड, कॉपर, जितनी भी आपके मटेरियल नाउन है ना, वो आपके क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, कुछ को छोड़कर, जैसे आपका वाटर आ गया, ठीक है। तो ये चीजें देखिए, तो आपको दोनों चीज समझ में आ गई। ऑन द बेसिस ऑफ यूज, यूज के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, तीन कैटेगरी थी आपकी सॉरी, तो तीन कैटेगरी थी आपकी, एसेंशियल फॉर लाइफ, रिवाइज करते रहिए आप मेरे साथ, एसेंशियल फॉर लाइफ, रिसोर्सेज फॉर मटेरियल और एनर्जी रिसोर्सेज, तीन हो गए। और उनके बनने के आधार पे रिन्यूएबिलिटी, मतलब वो कितने समय में बनते हैं उसके आधार पे दो, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्लियर हुए दोनों टॉपिक आपको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बताता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हाउ नेचर हील्स इटसेल्फ, हिल्स होता किसी घाव का भरना, मतलब नेचर को कोई डैमेज होता ना तो वो किस प्रकार से खुद को उसी पोजीशन में लेके आती है, इसको बोलते हैं रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन भी। रिस्टोरेशन क्या होता है, अगर कोई मान लो किसी जंगल में आग लगी हुई, ठीक है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे छोटे पौधे उगेंगे वहां पे और धीरे धीरे वो जंगल वापिस का वापिस वैसा हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं रिस्टोरेशन, इस प्रोसेस को, ठीक है। और रीजनरेशन दोबारा से नई लाइफ पैदा होना, नया पौधा उगना, मतलब छोटी प्रकृति में भी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपका रीजनरेशन भी, ठीक है। अब ये होता कैसे है, इट इज नेचर हैज ए साइकिल भी, आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, जल चक्कर, कि बारिश होती है, सूर्य से उष्मा, फिर वापस भाप बन के ऊपर जाती, बादल बनते, फिर समुद्र में पानी आता, ये वाटर का साइकिल चलता रहता। उसी प्रकार हर प्राकृतिक चीज का एक साइकिल चलता रहता, वो चीज बड़ी होगी, खत्म होगी, तब तक क्या होंगे, छोटा
होता जाएगा भी। जैसे आपके आपके घर में भी साइकिल चलता रहता, आपकी पीढ़ियों का भी, आपके पेरेंट्स बड़े होते हैं, वो क्या होता है, फिर आपके बच्चे होंगे, तो क्या होगा कि जब बड़े बूढ़े की मृत्यु होगी तब तक घर में छोटे बच्चे वो पैदा हो चुके होंगे, और फिर उसी प्रकार ये साइकिल चलता रहता। नेचर में हर चीज का साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। तो देखिए, ट्री फॉल्स बिकेम सोयल, न्यू ट्री ग्रो भी, कि एक पेड़ गिरता है वो मिट्टी बन जाता है और नया पेड़ उगता है, उसी दौरान ये क्रम लगातार चलता रहता है। लेकिन इस चक्कर को जब हम डिस्टर्ब कर देते हैं तो क्या होता है, इफ वी ओवर यूज दिस बैलेंस ब्रेक, और ये साइकिल क्या है, टूट जाएगा, और कहीं ना कहीं जो संसाधन है रिसोर्सेज की, उनकी कमी हो जाएगी यदि हम आवश्यकता से ज्यादा इनका प्रयोग करेंगे। ये बात मैंने आपको अध्याय में भी समझाई थी कि एक किसान फसल उगाता है और वो इस हिसाब से अपने पास फसल रखता है कि अगली फसल तक आने तक अपना जो उसकी फसल, जो अनाज उसने रखा है वो खत्म ना हो। लेकिन अगर वो ओवर यूज करने लगेगा तो क्या होगा, उसकी फसल पहले ही समाप्त हो जाएगी, नई फसल आने से पहले, तो उसको खरीदनी पड़ेगी, तो उसका बैलेंस बिगड़ेगा। इसी प्रकार नेचर है भी, अगर आपने ज्यादा यूज कर ली तो अगली फसल आने से पहले ही आपको वहां क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे नेचुरल रिसोर्सेज, आपको वेट करना पड़ेगा भी। क्लियर है आपके? व्हाट आर इकोसिस्टम फंक्शंस एंड सर्विस भी। अब इकोसिस्टम होता है आपका पारिस्थितिक तंत्र भी, जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है ना, इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम भी। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है, सभी जीव जंतु, आपके ये प्राणी वगैरह सारे होते हैं, ये सारे मिलके एक तंत्र बनाया हुआ है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो आपके प्राणी हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। जैसे आपके ये जानवर हैं, ये पेड़ पौधों से वो ग्रहण करते हैं। कुछ जानवर हैं जो क्या करते हैं कि पेड़ पौधों का, जैसे उनके बीज है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने, तो इस प्रकार के, मतलब दोनों जीव जंतु और पेड़ पौधे, और सभी पेड़ पौधे आपस में मिलके एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। और ये जो इकोसिस्टम है ना, कुछ काम करता है जैसे अपने आप भी, ठीक है। वो क्या है आपका इकोसिस्टम के काम, तो सबसे पहले उसके काम देखिए भी। नेचर वर्क, जैसे ऑक्सीजन का बनाना, ये क्या है, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम भी, ठीक है। सर्विस, जब हम उस चीज का फायदा उठाते हैं तो हमारे लिए इकोसिस्टम सर्विस बन जाती है भी। क्या बन जाती है? इकोसिस्टम सर्विस। और बेनिफिट्स, वी गेट एयर टू ब्रेथ, हमें ऑक्सीजन मिलती है। एयर की जगह आप ऑक्सीजन कर लेना कि हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमारे लिए सर्विस होगी ना। और एक ट्री लगभग 275 लीटर ऑक्सीजन डेली वेज देता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हुई बात ये यहां तक आपको? वन ह्यूमन नीड्स 350 लीटर्स पर डे, और एक आदमी को औसतन कितनी चाहिए? 350 लीटर ऑक्सीजन एक दिन में चाहिए। अब इसमें इकोसिस्टम की और सर्विस क्या आती है भी? ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। ये जो इकोसिस्टम ने, इसने सिर्फ वनों की दे रखी है कि पेड़ हैं वो, एक तो क्या है हमारा, ऑक्सीजन देते हैं। दूसरा क्या है कि मृदा अपरदन को रोकते, जब बारिश पानी तेज बहाकर आएगा तो क्या होगा कि वे मृदा अपरदन को रोकते हैं, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल। दूसरा क्या करते हैं ये, फिल्टर वाटर भी, वाटर को फिल्टर ये करते, जब यहाँ से निकलता है ना घने जंगलों से, तो पानी ये मान लो कि एक छलनी का काम करते हैं, तो ये फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर भी करते हैं भी। ये चीजें आपको समझ में आ रही है? एक मिनट रुकना बेटा, बस एक कॉल मैसेज कर देता हूं मैं। क्लियर हुई बात? इकोसिस्टम मतलब सारे ये जीव जंतु है ना, हमारा किस प्रकार से बेनिफिट करते हैं। ये जलवायु को भी नियंत्रित करते हैं, वर्षा लाने भी सहायक हैं, ठीक है।
तो कई जैसे पशु हमारे किस लिए काम आते हैं, वो भी क्या है, इकोसिस्टम का ही हिस्सा सारे एनिमल, जो जो हमें इनसे सेवाएं मिलती है, फूड की सर्विस होगी इनसे, ठीक है। यहाँ लेसन में आपका सिर्फ जो वन है ना, पेड़ों की एक सर्विस बता रखी थी, लेकिन इकोसिस्टम में सभी सजीव जीव जंतु आते हैं भी। ये चीज क्लियर हुई आपकी, ये सारी चीजें आप लिख देंगे इकोसिस्टम। अब है व्हाट इफ वी ओवर यूज रिसोर्सेज भी, यदि हम इसको ओवर यूज करेंगे तो क्या होगा भी। सबसे पहले देखिए कि अगर आपने सोयल एक है, अगर सोयल को आप ओवर यूज करेंगे तो भूमि बंजर हो जाएगी भी, ठीक है। ग्राउंड वाटर भी एक आपका क्या है, रिसोर्स है, अगर इसका भी ज्यादा यूज करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा नदियां हैं उसमें हम पॉल्यूशन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा बना रहे हैं, तो जो वेस्ट है नदियों में बहा रहे हैं तो वो वेस्ट हो जाती है, पॉइजनस हो जाती हैं। और वहाँ से पॉइजनस होने के कारण जो मछलियों की जो पॉपुलेशन है, ये दो कारणों से, एक तो हमने नदी को क्या कर रहे हैं, वेस्ट बहा रहे हैं, और ये जाके समुद्र के अंदर मिल रही हैं, तो यहाँ पे पॉइजनस जो मछलियाँ हैं वो क्या हो रही हैं, मर रही हैं। दूसरा, हम मछली जो है, मछली पकड़ रहे हैं, जो फिश कैचिंग, वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ओवर यूज, ये सब इनके ओवर यूज है कि फिश कैचिंग के। एयर बिकम पोल्यूटेड, यदि सीमेंट वगैरह रिसोर्सेज हम बना रहे हैं तो हवा भी क्या है, पोल्यूटेड होती जा रही है। तो मेन क्या है, ओवर यूज रिसोर्स करेंगे, एक तो क्या हो जाएगा कि ये खत्म हो जाएंगे भी, एक है क्या हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। खासकर वो जो ये सारे आपके कारण हैं, ये उनके हैं जो आपके रिन्यूएबल है, उनसे क्या नुकसान। अगर आप उसमें देखेंगे नॉन रिन्यूएबल में, तो उसका मेन इंपॉर्टेंट आपको कारण ये लिखना होगा कि अगर उनको और यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। और बाकी ये सारी चीजें सबके साथ घटित होती हैं। यदि हम और यूज करेंगे तो उन्हें रीजनरेट के लिए टाइम नहीं मिलेगा। देखिए दो चीजें हैं आपकी, एक तो आपके रिन्यूएबल हैं जो दोबारा से क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाते कम समय में। लेकिन जो रिन्यूएबल है उनको अगर टाइम नहीं मिला रीजनरेट का और रिस्टोरेशन का, कि उनको दोबारा बढ़ने का, आपने पहले से ही काटते रहे, जल्दी जल्दी आपने और यूज कर लिया, नई चीज तैयार होने का टाइम नहीं मिला, तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जो नॉन रिन्यूएबल है उनका आपको पता है, यदि आप इनका और यूज करेंगे तो नए भी नहीं हो सकते, क्योंकि नए बनने में इनको लाखों करोड़ों साल लगते हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इनका तो सीधा ही आपको लिखना है, अगर नॉन रिन्यूएबल अनवीनीकरणीय जो आपके संसाधन का और यूज करेंगे तो जल्दी ही ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और इसमें आपको लिखना है, अगर इसका और यूज करेंगे तो उसमें आपको एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी, यदि हम इसका नवीकरणीय संसाधन का और यूज करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर साथ में आप लाइन लिख देंगे, यदि हम इसको रिस्टोरेशन मतलब कि दोबारा बढ़ने के लिए समय नहीं देंगे और यूज करेंगे तो क्या होगा कि ये खत्म हो जाएंगे। ये भी किस में बदल जाएंगे, फिर नॉन रिन्यूएबल में बदल जाएंगे, अगर हम इसको क्या करेंगे, समय नहीं देंगे। अब देखिए कैसे, एक पेड़ है, ये हमें इसकी लकड़ी चाहिए, अब ने ये काट लिया, एक आपको छोटा पेड़ था, एक उससे छोटा पेड़ था, और यूज में अगर आपने इन तीनों को ही काट लिया, फिर तो इसमें तो अभी बीज भी नहीं आए हैं, और बीज भी नहीं आए हैं तो नया पौधा कैसे तैयार होगा। तो ये नॉन रिन्यूएबल भी हो जाएंगे एक समय, अगर हम ऐसे ही यूज करते रहे तो। क्लियर है बात। ये हमारे खाना पीना और स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता अगर हम इनका और यूज करेंगे। अब केस स्टडी दी थी आपके अध्याय में 2 कि एक पंजाब का दिया था, पंजाब में बताया था कि जब 1960 के आसपास 1960 के आसपास हमारे देश में खाने पीने की कमी हो गई थी अनाज की, तो पंजाब में क्या हाइब्रिड बीज वगैरह यूज लेके आए, जहां पैदावार बहुत ज्यादा हुई भी, गेहूं की पैदावार लगा लो कि एकदम बहुत ज्यादा होगी। अब ज्यादा होगी तब किसान नहीं चाहता कि पैदावार क्या हो, कम हो भी, पैदावार क्या हो, कम हो। तो उसने क्या किया कि पेस्टिसाइड मतलब खाद वगैरह और केमिकल्स दोनों चीज बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करने लगे और हाइब्रिड बीज ले आए, बढ़िया बीज जो ज्यादा फसल पैदा करते हैं। अब उनके लिए पानी भी ज्यादा चाहिएगा, तो 1960 से जो दशक था वो लगातार चलता आ रहा है, और अब ऐसा टाइम आ गया
कि जो पंजाब में कुओं का पानी था ना वो बहुत नीचे चला गया और लगभग 30 मीटर तक नीचे चला गया और प्रदूषित भी है। और हरित क्रांति के समय बहुत ज्यादा भूजल निकाला गया था। उस समय तो निकाला ही गया था, लेकिन बाद में भी आपको पता है कि एक बार ज्यादा फसल होने लगी तो पंजाब में सभी किसान क्या है ज्यादा फसल लें, इस चीज को लेकर उन्होंने ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करने लगे। उसके कारण क्या होगी, भूमि का डिग्रेडेशन हुआ, मतलब कि उपजाऊ क्षमता भूमि की कम हो गई और भू लेवल जो ग्राउंड लेवल का था वाटर का वो का नीचे चला गया। ये चीज पंजाब में हुई। उसके बाद एक दूसरा केस स्टडी दिया गया था आपका सिक्किम में भी। सिक्किम में क्या हुआ कि सरकार एक बार पॉलिसी लेके आई तो उसमें ये कर दिया कि कोई भी अपने खेत में कोई भी पेस्टिसाइड और केमिकल नहीं डालेगा। तो उससे क्या हुआ कि एक बार तो जो आपकी भूमि थी दोबारा से वो जैविक खाद, गोबर वगैरह, खाद वगैरह की इनकी सबकी यूज करने लगे, बिल्कुल देसी चीजें यूज करने लगे नेचुरली। तो एक बार तो उनकी जो केमिकल्स डाल रहे थे पैदावार बढ़ी, जब सरकार ने बंद कर दिया तो एक बार तो नीचे आई और फिर पैदावार उनकी ऐसे बढ़ने लगी भी। ये बात आई समझ में, क्योंकि यहाँ इस टाइम पे जब उन्हें केमिकल एकदम बंद करना यूज किया तो भूमि दोबारा से पहले वाले आकार में आ रही थी और यहाँ से आते आते जब वो आ गई तो जैविक चीजों से उनकी पैदावार लगभग 20% के करीब बढ़ गई भी। आमदनी 5 साल बाद अच्छी फसल उनकी हुई। क्लियर हुई ये चीजें। और आपका सिक्किम पहला एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में खाद वगैरह का प्रयोग नहीं होता, केमिकल्स पेस्टिसाइड्स का प्रयोग खेती में नहीं होता। ये चीजें बेटा आपको हुई क्लियर। अब एक चीज और आपको इसमें बताई गई है वो है नेचुरल रिसोर्सेज कर्स भी। इसका मतलब है कि प्रचुरता का विरोधाभास, कि कोई चीज अगर ज्यादा हो तो वो भी क्या होती है, नुकसानदेह होती है। तो उसी प्रकार कि नेचुरल रिसोर्सेज इसका होता है अभिशाप भी या श्राप। अब आप सोचेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज जहां ज्यादा होंगे वहां तो सारी चीजें बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी देश के पास बहुत ज्यादा संसाधन है फिर भी वह गरीब हो सकता है, क्योंकि उसके पास वे संसाधनों का सही उपयोग नहीं करते, उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होती जो क्या करे उन संसाधनों को निकाल सके, प्रयोग कर सके, बहुत बढ़िया चीजें उनसे बना सके। तो इसको बोलते हैं हम रिसोर्सेज क्रश। कि अगर किसी इसके मानते तो ये हैं, अगर किसी देश के पास क्या होगी रिसोर्सेज होंगे तो देश उन रिसोर्सेज से बढ़िया बढ़िया चीजें बनाएगा या फिर उनको बेचेगा। तो लेकिन बेचेगा तभी ना जब उनको निकाल पाएगा, टेक्नोलॉजी होगी। तो अगर किसी देश के पास संसाधन है और उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं तो वो रिसोर्सेज उसके किसी काम के नहीं है। तो इसी को बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज कर्स। अगर किसी देश के पास बहुत संसाधन है फिर भी वह गरीब हो सकता है, क्योंकि उसके पास संसाधनों का सही उपयोग करने की विधि नहीं है, और इसी को हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज कर्स। और इंडिया अवॉइडेड दिस फोकसिंग ऑन इंडस्ट्री एंड प्लानिंग, और इंडिया ने इसे इस सांप से बचने के लिए, मतलब इस चीज से रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज कर्ज से बचने के लिए जो आपकी बहुत सारी इंडस्ट्री लगाई है और बहुत सारा विकास कर रहा है, किस पे इन्वेस्ट कर रहा है, बात टेक्नोलॉजी पे, ताकि नेचुरल रिसोर्सेज कर्ज न बन जाए भी। और उसके बाद एक चीज और देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में शायद इसमें नहीं आई या फिर आगे आ जाएगी, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है। अब नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो देख लीजिए, क्योंकि शायद इसमें वो रह गया कि नेचुरल रिसोर्सेज का जैसे पूरी पृथ्वी होगी आपकी, ये नहीं है कि ये किसी राजनीतिक बाउंड्री को मानता है भी। नेचुरल रिसोर्सेज का वो क्या है, सारा जो आपका डाटा है, जो बिखराव है, फैलाव है, जो पूरे पृथ्वी पे है, कहीं कम कहीं ज्यादा, ये नहीं कि पूरी पृथ्वी पे बराबर सारे रिसोर्सेज है। अब आपके देखिए भारत में ही देख लीजिए आप, ये भारत का मैं प्रतीकात्मक एक बार मैप बना देता हूं। तो ये देखिए आपका कोयला यहाँ झारखंड में आपको मिलेगा, पश्चिम बंगाल में मिलेगा। अब ये यहाँ उत्तर के मैदान में तो नहीं है। तो क्या है कि पूरी पृथ्वी पे जो संसाधनों का वितरण है वो एक समान नहीं है। तो एक समान नहीं है तो इसको बोलते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की विषम वितरण भी। अगर सारी जगह एक जैसा तो उसको बोलते हैं इवन डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया। और आपको ये पता कि जहां
नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे वहाँ इंडस्ट्री भी होगी, वहाँ लोग आकर भी बसेंगे, वहाँ आपके रोजगार एम्प्लॉयमेंट भी होगा। तो वहाँ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरा वो एरिया है वो क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा भी। ठीक है, मॉडर्न सारी फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको बतानी थी। और कई बार जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कंबाइंड नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, दो देशों के बॉर्डर पे हो गए, दो स्टेट के हो गए, कोई नदी बह रही है, तो ये कन्फ्लिक्ट का कारण भी बनते हैं, संघर्ष का कारण भी बनते हैं। कई बार नेचुरल रिसोर्सेज के कारण लड़ाइयाँ भी हो जाती है, युद्ध भी हो जाते हैं। जैसे आपके इराक ईरान वार था, तेल के कारण हुआ। दो स्टेटों के बीच में भी मतभेद हो जाते हैं, जैसे कावेरी नदी है, वो आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में उन दोनों के क्या है, मतभेद है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने की, नेचुरल रिसोर्सेज किस प्रकार से थोड़ा सा नुकसानदेह भी हो सकते हैं। ये देखिए, अब इंडियन ने एक सोलर अलायंस बनाया था 2015 में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो इसका मेन जो हेडक्वार्टर है वो आपका गुड़गांव में है। भी कहाँ है, गुड़गांव में। इसका मतलब है कि जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है ना, मतलब जिन देशों में धूप ज्यादा निकलती है वहां सौर ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा यूज में लेना, इसका ये मुख्य उद्देश्य था। सभी देश इकट्ठा होंगे, सभी देश अपने अपने टेक्नोलॉजी बताएंगे कि हम इस प्रकार से सोलर ऊर्जा को अपने प्रयोग में ले सकते हैं। जो अच्छी टेक्नोलॉजी लगेगी वो सभी देश उसको यूज कर सकेंगे। एक बाड़ला जगह है राजस्थान में, वहां एक सोलर प्लांट है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट संयंत्र है। ये चीज है भी। अब देखिए, कुछ चीजें आपको बताई हैं कि जैसे कुछ किताबें हैं पुरानी, वृक्ष आयुर्वेद, यहाँ ये ओल्ड इंडियन साइंस ऑफ प्लांट केयर के बारे में है। बॉटनी की एक बुक है जिसमें पेड़ पौधों की देखभाल के बारे में बताया गया है कि पेड़ पौधों को किस प्रकार के पेड़ पौधे किस मौसम में लगाने चाहिए, कैसी उनकी देखभाल करें, ठीक है, तो कौन सी मिट्टी में लगाएं, मतलब पेड़ों के बारे में कंप्लीट जानकारी इसके वृक्ष आयुर्वेद के बारे में। एक अर्घ्य है भी, ऑफरिंग वाटर टू द सन, इसको अर्घ्य बोलते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देना। इसमें क्या हम सूर्य को पानी देते हैं भी, आभार प्रकट करना। और एक है लोक संग्रह जिसका नाम है गीता, ये कहती है कि मानव को अपने भले के लिए नहीं, सिर्फ सबके भले के लिए सोचना चाहिए। रिसोर्सेज आर प्रीशियस, वी मस्ट यूज देम केयरफुली, कि हमें बड़े ध्यानपूर्वक उसका प्रयोग करना चाहिए और हमें इस प्रकार से रिसोर्सेज का प्रयोग करना चाहिए कि हम अपनी भी आवश्यकताएं पूरी करें और उनको आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचाकर रखें। अब आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटेगा, तो मैंने आपको कंप्लीट लेसन का निचोड़ करवा दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं यदि आपका कोई सजेशन है। अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।